हाय, कैसे हो सब लोग? बिंदास। वेलकम बैक टू मेडोरा। आज हम पैथोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है सेल्यूलर एडेप्टेशंस एंड सेल इंजरी। नाम सुनते ही थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन बिलीव मी, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। और देखो ना, लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि लगता है सिर्फ हम ही नहीं, हमारे सेल्स भी बोलते होंगे, तुम अकेले ही क्यों स्ट्रेस लोगे यार, थोड़ा हमें भी तो दे दो। जोक्स अपार्ट, स्ट्रेस ही इस चैप्टर का मेन हीरो है। जब सेल्स स्ट्रेस फेस करता है तो सबसे पहले वो खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। अगर स्ट्रेस कम हो तो सेल बच जाते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए तो सेल इंजरी हो सकती है और आखिर में सेल डेथ भी हो सकती है। तो आज इस पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं, सिंपल लैंग्वेज, रियल लाइफ एग्जांपल्स और इजी फ्लो चार्ट्स के साथ। So without wasting any time, let's get started. So by the end of this lecture, you will get idea regarding these topics. I know कि जो हम ये पूरा चैप्टर करेंगे उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो बेसिकली हम उनको ये चैप्टर को बेसिकली 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा ये टॉपिक के बारे में। ये आज के जो पार्ट है, आज का जो वीडियो है, उसमें हम क्या करेंगे, सेल्युलर एडेप्टेशन के बारे में समझेंगे, उसके टाइप समझेंगे, उसके उसके टाइप समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉजेज और मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी के बारे में ज़्यादा जानेंगे। ओके। और इस लेक्चर में मैं सेल इंजरी का थोड़ा कुछ बता दूंगी इंट्रोडक्शन, पर आज का जो दो मेन टॉपिक है वो सेल्युलर एडेप्टेशन है और उसके टाइप्स है। और जब ये पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो हम इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे यूटिलाइज करते हैं वो भी जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है हम इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? इंट्रोडक्शन सेल के बारे में कहता है। सबसे पहले सेल क्या है? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है, राइट। तो सबसे पहले हमने बताया कि इस चैप्टर का मेन हीरो जो है वो है स्ट्रेस। हम सेल के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि देखो, जब हमारी बॉडी में सेल से बनी है तो बहुत सारे चेंजेस होंगे सेल में। तो सेल का किस तरीके से रिएक्ट करेगी उन चेंजेस पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सेल किस चेंजेस पर कैसे रिएक्ट करती है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्यूलर एडेप्टेशन। सेल्यूलर एडेप्टेशन क्या होता है? सेल्यूलर एडेप्टेशन को पहले हम ये जो सेल्यूलर एडेप्टेशन जो वर्ड है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेल्यूलर और एडेप्टेशन। अभी सेल्यूलर एडेप्टेशन, सेल्यूलर मतलब सेल और एडेप्टेशन मतलब एडप्ट होना। सेल कोई से भी स्ट्रेस में कैसे एडप्ट होती है वो मेन है कि सेल, अगर सेल के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है तो वो कैसे रिएक्ट करती है, वो कैसे वो स्ट्रेस पे एडप्ट करती है, राइट। जो सेल्यूलर एडेप्टेशन है, सेल्स कॉन्स्टेंटली फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सेल्स के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आते हैं, सच एज रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई। जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, जब सेल को ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलती है तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलती है, अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलती है तो एटीपी नहीं बन पाता, अगर एटीपी नहीं बनता तो सेल के पास एनर्जी नहीं रहती, सेल के पास एनर्जी नहीं रहती तो सेल इजीली जो अपना वर्क है वो वर्क नहीं कर पाता। ये सिचुएशन अगर थोड़े टाइम के लिए रही तो सेल क्या करेगा, अडेप्ट कर लेगा ये सिचुएशन को। सो ये रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से सेल थोड़े टाइम के लिए अडेप्ट हो सकता है कि फिर उसको लगेगा ठीक है, बाद में तो ऑक्सीजन आ जाएगा तो फिर मैं अपना नॉर्मल फंक्शनिंग करने लगूंगा। इंक्रीज वर्कलोड, अगर बहुत ज़्यादा सेल के ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है, अगर सेल्स के ऊपर हम इतना ज़्यादा वर्कलोड दे रहे हैं कि सेल्स अपना जो काम है वो इजीली नहीं कर पा रहा है,
सो वो क्या करेगा, थोड़े टाइम के लिए अडॉप्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये स्टिमुलस मुझे थोड़ी, शायद ये सोचेंगे अभी ये स्टिमुलस मुझे थोड़ी देर के लिए आ रहा है, बाद में तो ये स्टिमुलस निकल जाएंगे ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए अडॉप्ट हो जाता हूँ, तो ताकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो मैं उसको फुलफिल कर सकूं। फिर जब इन्फेक्शन होता है तब सेल अडॉप्ट करता है, सेल थोड़े टाइम के लिए अपनी साइज नंबर साइज बढ़ा या घटा देता है, नंबर में बढ़ा चढ़ा देता है। इन्फेक्शन के टाइम पे ऐसा हो सकता है, केमिकल इंजरी, जब हमारे बॉडी में केमिकल्स का केमिकल में इंजरी हो सकती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ सकता है Na+K+ का, तो फिर परमेबिलिटी पे प्रॉब्लम आ सकती है। फिर हार्मोनल चेंजेस, जो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हार्मोन्स में भी चेंज हो सकते हैं, हार्मोन्स में अप डाउन हो सकते हैं, मतलब हार्मोन के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तब सेल अडेप्ट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन, हमारे पास अगर मेल न्यूट्रिशन, अगर हम देखें कोई पर्सन है जो गरीब पर्सन है, उस वो मेल जनरली हम देखते हैं उनके पास इतना खाना नहीं होता, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, मेल न्यूट्रिशन होता है। तो वो टाइम पे क्या होता है कि सेल्स जो है वो अगर थोड़े टाइम के लिए वो नहीं खाता, तो ठीक है, सेल्स इजीली अडेप्ट कर सकता है। जैसे कि अपने देखते हैं, अपने फास्ट रखते हैं तो थोड़े टाइम के लिए हम कुछ खाते पीते नहीं, तो सेल क्या करती है, अडेप्ट करती है थोड़े टाइम के लिए। फिर जब हम खाना खा लेते हैं तो सेल क्या करती है, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए नॉर्मल फंक्शन करने लगता है। अभी सेल्युलर एडेप्टेशन को मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज मेरी एक फ्रेंड है जो अभी पढ़ रही है, वो अभी कॉलेज में है, वो मतलब 12th पास हो गया, कॉलेज में पढ़ रही है। अभी क्या है कि पहले तो क्या था कि घर से स्कूल, वो स्कूल में जाना, वहाँ पे पढ़ना इजी था। बट अभी वो उसकी जो कॉलेज है वो उसके घर से बाहर है, मतलब आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ उसकी जो सिटी है वो सिटी से बाहर है। तो अभी क्या करेगा, वो क्या करेगी, वो हॉस्टल में रहेगी। हॉस्टल में रहना इट्स नॉट इजी, जो हॉस्टल में रहते हैं उनको पता होगा कि हॉस्टल का खाना, हॉस्टल की लाइफ इज़ नॉट इजी, राइट। सो एट दैट टाइम वो क्या करेगी, वो जो सिचुएशन में है, वो जो हॉस्टल लाइफ में रह रही है, उसमें वो क्या करेगी, अडेप्ट करने की ट्राई करेगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं थोड़े टाइम के लिए अडेप्ट कर लूँ, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे मैं ये लाइफ जी लूँ, तो बाद में मुझे सक्सेस मिलेगी, राइट। तो यही सिचुएशन सेल का भी है। सेल क्या बोलेगा, मैं थोड़े टाइम के लिए अडेप्ट कर लूँ खुद को, जो एनवायरमेंटल चेंजेस है उसमें मैं अडेप्ट कर लूँ, तो फिर क्या होगा, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं फुलफिल कर पाऊंगा, राइट। सो इसी वजह से ये एक मैंने रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि यार मुझे हॉस्टल नहीं रहना, ये है, मेरी लाइफ हेक्टिक हो गई है, मैं कैसे पढ़ूँ से। पर थोड़े टाइम का स्ट्रगल्स बाद में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकता है। ये एक मोटिवेशन आ गया था बीच में, पर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने को वो थोड़ा टाइम स्ट्रगल करेंगे फिर सक्सेस मिल जाएगी। ओके, मोटिवेशन अपार्ट, लेट्स कम बैक। ओके, सो फिर क्या आता है कि हाँ, फिर अभी हम लोग स्ट्रेस को भी डिवाइड करते हैं। स्ट्रेस जो है वो दो टाइप का हो सकता है। अगर स्ट्रेस माइल्ड और टेम्पररी हो तो सेल क्या करेगी, सेल एडेप्ट कर लेगी और सेल सरवाइव कर लेगी। अगर स्ट्रेस जो है वो बहुत सीवियर है और प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक है, सीवियर है और लंबे समय तक है, तो फिर क्या करता है, सेल अडेप्ट नहीं कर पाता। सेल में फिर इंजरी हो सकती है या फिर सेल की इवेंचुअली डेथ हो सकती है, राइट। फिर आते हैं अपने, एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है जिसमें क्या होगा कि अगर नॉर्मल सेल है हमारे पास, अगर नॉर्मल सेल अपना फंक्शनिंग पूरी तरह अच्छे से कर रही है, लेकिन क्या हुआ, एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ, कुछ स्टिम्युलस आया, सेल को कुछ स्टिम्युलस मिले, स्टिम्युलस में स्ट्रेस आया। अभी स्ट्रेस क्या करेगा, सेल नॉर्मल सेल है, अभी सेल क्या करेगा, अगर स्ट्रेस जो है वो माइल्ड है तो सेल उसको अडेप्ट कर लेगी। लेकिन अगर जो स्ट्रेस है वो परसिस्टेंट, लंबे समय तक सेल्यूलर एडेप्टेशन हो गया, ठीक है, स्ट्रेस आया, सेल्यूलर एडेप्ट हो गया। अभी ये जो जो है वो माइल्ड था, माइल्ड स्ट्रेस था,
इसकी वजह से क्या हुआ कि सेल तो जब हम स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो सेल अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर लेगी। लेकिन अगर जो स्ट्रेस है वो लंबे समय तक रहा, लॉन्ग टाइम तक रहा, परसिस्टेंट स्ट्रेस रहा, तो क्या होगा, सेल कैपेबल नहीं है, सेल बोलेगा अभी मेरे में हिम्मत नहीं है, राइट। तो फिर क्या होगा, सेल इंजरी होगी। सेल इंजरी के बाद अगर और भी लॉन्ग टाइम तक रहा तो सेल डेथ हो सकती है, राइट। अभी सेल्यूलर एडेप्टेशन का तो हमने ये सिर्फ मीनिंग समझा। अभी सेल्यूलर एडेप्टेशन के हम डेफिनेशन देखते हैं। सेल्यूलर एडेप्टेशन इज रिवर्सिबल चेंज इन द साइज, नंबर, phenotype, metabolic activity or function of cells that help them survive under stress. सेल एडेप्टेशन एक रिवर्सिबल चेंज है। सेल एडेप्टेशन क्या है, सेल एडेप्टेशन एक रिवर्सिबल चेंज है जिसमें साइज, नंबर, फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और सेल का जो फंक्शन है वो थोड़े टाइम के लिए चेंज हो सकता है। बॉडी क्योंकि बॉडी को ज़रूरत है, कुछ एनवायरमेंटल चेंज हुए, अपने बॉडी में चेंजेस हुए तो सेल क्या करेगा, थोड़े टाइम के लिए अपने अंदर चेंज करेगा। साइज में, नंबर में, फिनोटाइप में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सेल खुद का फंक्शन चेंज कर देगा क्योंकि सेल बॉडी को रिक्वायरमेंट उसकी क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी चेंज हुआ है, जैसे कि हम बोल सकते हैं सेल के अंदर स्ट्रेस हुआ है तो सेल क्या करेगी, अडॉप्ट कर लेगी थोड़े टाइम के लिए, राइट। सो सेल्यूलर एडेप्टेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेल्यूलर एडेप्टेशन की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। हाँ, मैंने बोला कि अगर बॉडी में कुछ हुआ है तो सबसे पहला रिस्पॉन्स कौन देगा, सेल देगा, राइट। अंदर के हमारा जो सेल्स है वो उसको रिस्पॉन्स देगा। कैसे, क्योंकि सपोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में आया है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है तो उस टाइम पे सेल क्या करता है, सेल एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। सेल अपनी नंबर, साइज में चेंज करता है ताकि हमारी जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट अडेप्ट कर सके, वो सेल को बचा सके। हमारी बॉडी को बचाने के लिए सेल अपने आप को अडेप्ट करती है उस टाइम पे। फिर सेल एडेप्टेशन रिवर्सिबल है, थोड़े टाइम के लिए वो वापस फिर अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में आ सकता है। फिर आता है रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल हो गया, ठीक है। फिर आता है हेल्प्स मेंटेन सेल फंक्शन। सेल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए सेल को अडॉप्ट करना पड़ता है, सेल को अडॉप्ट करना पड़ता है। फिर अकर्स बिफोर सेल इंजरी। सेल इंजरी से पहले सेल एडेप्टेशन होता है। पहला स्टेप होता है सेल एडेप्टेशन, फिर होती है सेल इंजरी। अगर स्ट्रेस जो है वो माइल्ड है तो फिर क्या करेगा, सेल बोलेगा ठीक है थोड़े टाइम के लिए मैं अडेप्ट हो जाता हूँ, मैं ये स्ट्रेस के साथ अडेप्ट हो सकता हूँ तो मैं अडेप्ट हो जाता हूँ। लेकिन अगर स्ट्रेस इतना सीवियर है कि सेल की कैपेबिलिटी के बाहर स्ट्रेस जा रहा है तो फिर सेल में ताकत नहीं है और सेल क्या करेगा, सेल में इंजरी हो जाती है, राइट। फिर सेल के बेसिकली मेन 5 टाइप्स है उसमें, जैसे कि एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया। जो डिस्प्लेजिया है उसको हम ट्रू एडेप्टेशन नहीं कह सकते, ये एक प्री मैलिग्नेंट सेल एडेप्टेशन का एक पार्ट है, राइट। अभी ये सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बट इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है AHHMD, A H2MD। A stands for atrophy, H stands for hypertrophy, H stands for hyperplasia, M stands for metaplasia, and D stands for dysplasia. Right? So what is atrophy? Atrophy मतलब क्या है? Atrophy is decrease in the size of cells. Atrophy मतलब सेल्स अपनी साइज को डिक्रीज कर देता है। सेल्स की जो नॉर्मल साइज होती है उससे वो साइज डिक्रीज हो जाती है। कब? क्योंकि सेल्स की साइज डिक्रीज है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन साइज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन और टिश्यू। इसी वजह से जो टिश्यू या तो ऑर्गन है उसकी साइज भी डिक्रीज हो जाती है। ये कब होता है? जब ये कब होता है, इसके कॉजेज है, ये जब वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है तभी होता है। सॉरी, डिक्रीज वर्कलोड, जब वर्कलोड कम हो जाता है, जब हम काम बहुत ज़्यादा कम करते हैं, तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लिम्ब इन प्लास्टर। अगर हमारे पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, अगर हमारे पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो क्या होगा, डॉक्टर प्लास्टर लगाएंगे। अभी प्लास्टर थोड़ी टाइम तक रहेगा तो थोड़े टाइम तक हम लोग रखते हैं, डॉक्टर
बोलते हैं कि इसको थोड़े टाइम तक रखो। अब जब ये जो पैर है वो थोड़े टाइम तक हिलता नहीं है तो क्या होता है कि सेल का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है, तो सेल क्या करता है, सेल अपनी साइज को डिक्रीज कर लेता है, राइट। फिर लॉस ऑफ नर्व सप्लाई का लॉस हो जाना, जैसे कि पैरालिसिस आफ्टर नर्व इंजरी होती है। अगर कोई भी हमारे, हम बोल सकते हैं कि अगर फेस पे या फिर हमारी एक बॉडी पार्ट पे अगर इंजरी हुई है नर्व में, तो क्या होगा, वो साइड में पैरालिसिस हो जाएगा। तो वो सेल क्या है अपना ये जो बॉडी है अपनी, वो काम नहीं कर पाती है, वो जो स्टेट में है वही स्टेट में रहती है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि सेल की जो साइज डिक्रीज हो जाती है। फिर रेड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, जब ब्लड सप्लाई हमारी कम हो जाती है तो सेल क्या करेगा, सेल reduced blood supply, उसका एक एग्जांपल है ब्रेन एट्रोफी ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। अभी जब ब्रेन है, ब्रेन काम नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है अच्छी। जब जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है तो ब्रेन ब्रेन की जो सेल्स है वो इजीली काम नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे जो सेल्स है उसकी साइज कम हो जाएगी, राइट। फिर है मेल न्यूट्रिशन, जब खाना नहीं मिलता तो क्या होगा कि जो सेल्स है वो अपना काम इजीली नहीं कर पाता। सेल अपना काम अगर इजीली नहीं कर पा रहा है तो सेल की साइज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर आता है लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, अगर जो एंडोक्राइन है, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अ, उसमें अगर वो स्टिमुलेट अच्छे से नहीं कर पा रही है तो भी सेल साइज डिक्रीज होती है। उसका एग्जांपल है एंडोमेट्रियल एट्रोफी आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज जब मेंसेस आना बंद हो जाए उसको मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज अराउंड 45 to 50 ईयर्स पे आते हैं। अभी क्या होगा, एंडोमेट्रियल एट्रोफी, जो एंडोमेट्रियम है उसके एंडोमेट्रियम के सेल्स है उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि जब पहले मेंसेस आता था तो एंडोमेट्रियम क्या होती थी, उसका काम बढ़ जाता था। वो जब मेंसेस आते थे तो जो सेल्स है वो टूट जाते थे, बिखर जाते थे, मेंसेस के साथ साथ वो बाहर निकल जाते थे। लेकिन अभी मेनोपॉज आ रहा है, मेंसेस अभी आने वाला नहीं, तो सेल को पता है कि अभी उसके पास कुछ काम है नहीं करने को, तो सेल की जो साइज है वो उस टाइम पे डिक्रीज हो जाती है। फिर सिक्स है एजिंग। एजिंग है वो एक सेनाइल एट्रोफी है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सेल काम नहीं कर पाता इतना ज्यादा, तो सेल की साइज डिक्रीज हो जाती है। अभी इसके और ये था, ये तो मैंने ऐसे ही बताया, बट अगर हम जब आंसर्स लिखेंगे एग्जाम में तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे, पर हम उसको दो पार्ट में, पहले कॉजेस में ही हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में हम लोग लिख देंगे कि गोनाड्स की वजह से, मतलब एंडोमेट्रियल एंडोक्राइन स्टिमुलेशन की वजह से ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही उसकी वजह से, ये सब हम लोग लिख देंगे फिजियोलॉजिकल एट्रोफी में। जबकि पैथोलॉजिकल में हम लोग लिख देंगे मेल न्यूट्रिशन की वजह से, फिर ब्लड नहीं मिल रहा है उसकी वजह से। फिर यस, ये दो पॉइंट हमें लिखने हैं, राइट। फिर आते हैं हाँ, मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है कि मैकेनिज्म है, ये क्या बोलता है कि सॉरी, ओके। सो जब सेल डिक्रीज हो जाता है, जब सेल की साइज डिक्रीज हो जाती है तो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, द सेल डिक्रीजेस, प्रोटीन सिंथेसिस, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये सब भी विद कम हो जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये सब कम हो जाता है क्योंकि सेल के जो साइज है, सेल का जो काम है वो डिक्रीज हो जाता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है। प्रोटीन क्या हो जाता है, प्रोटीन टूटने लगता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन इंक्रीजेस, प्रोटीन ज्यादा टूटने लगता है। कौन से पाथवे से, वो प्रोटीन टूट रहा है, प्रोटीन को तोड़ना है, वो भी एक पाथवे से, कोई स्टिमुलस देगा तो ही वो काम करेगा ना। सो स्टिमुलस आ रहा है तो फिर प्रोटीन टूट रहा है। प्रोटीन कौन से पाथवे से टूट रहा है, तो बोल रहा है यूबिक्विटिन प्रोटीजोम पाथवे से।
अभी ये हो गया, मतलब जनरली हम ऐसा सिंपल वे में, जब हमारे हमको मैकेनिज्म याद नहीं आ रहा है, तो हम ये सिंपल इजी ये 2-3 वर्ड्स को हम इलाबरेट कर सकते हैं, राइट। ऑटोफेगी ऑल्सो रिमूव्स डैमेज ऑर्गेनेल्स, जब हमारी जो ऑर्गेनेल्स है वो खुद को रिमूव कर देती है, जब वो उसमें बहुत ज़्यादा एज्ड हो रही है, या तो फिर सेल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ऑटोफेगी से हम सेल को रिमूव कर सकते हैं, राइट। फिर इसका जो एक एग्जांपल्स है वो ये है कि मसल वेस्टिंग आफ्टर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। जब मसल वेस्टिंग मतलब जब हम लोग देखते हैं अगर कोई बीमार है, या तो ओल्ड एज पर्सन है, वो क्या होता है ज़्यादातर बेड रेस्ट में होता है, तो उनके जो काम करने की चलने फिरने की जो कंडीशन है वो बहुत चलना फिरना बहुत कम हो जाता है उनकी ये सिचुएशन में। तो क्या होगा, मसल मसल काम नहीं कर पाता, तो मसल में वेस्टिंग हो जाती है, मसल ऐसे ही पड़े रहता है, तो उसकी वजह से मसल की जो साइज है वो थिन होती रहती है, मसल की साइज पतली हो जाती है। वैसे ब्रेन एट्रोफी इन ओल्ड एज में हम बोलते हैं, जैसे कि हमारे में यहाँ पे बोला जाता है कि बूढ़े लोग का जो नेचर हो जाता है, उनका जो दिमाग हो जाता है वो बच्चों जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम जब देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे इतनी ज्यादा कुछ समझ नहीं रखते, हम उनको कितना भी बोले, बच्चों में नहीं समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेल की जो साइज, उनकी जो समझने की जो क्षमता है वो सब कम होती है। वैसे ही जब एज होती है, लोग पर्सन की एज होती है, ओल्ड एज पीपल है, उन लोगों में क्या होता है, ब्रेन एट्रोफी, उनकी जो सेल्स है वो ब्रेन की जो साइज है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन की जो सेल्स है वो कम हो जाता है, ब्रेन को एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिलता, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, तो इसकी वजह से ब्रेन एट्रोफी हो जाती है। किडनी एट्रोफी ड्यू टू रीनल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। किडनी की जो साइज होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आर्टरी उसको सप्लाई करती है, वो जो आर्टरी उसको सप्लाई करती है उसमें स्टेनोसिस हो जाता है, इसकी वजह से वो इजीली काम नहीं कर पाता, तो किडनी की जो सेल्स की साइज होती है, किडनी की साइज है वो कम हो जाती है। इसका एक क्लिनिकल कोरिलेशन है कि जब कोई फ्रैक्चर, अगर किसी के पैर में अगर फ्रैक्चर हुआ है और उसको हम लगातार 6 वीक तक ऐसे ही पैर को लटकाते रहे, मतलब पैर ऐसे ही नीचे, और जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर जैसे कि बेंच पे बैठना, तो जब हम लोग बेंच पे बैठते हैं क्लास में, तो हमारे पैर के ऐसे ही नीचे रहते हैं, ग्रेविटी की तरफ रहते हैं, राइट। सो उस टाइम पे क्या होता है कि जो पैर है वो, उसके पैर वैसे भी कुछ काम नहीं करता, जो फ्रैक्चर लेग है वो ऐसे ही रहता है, राइट। सो उसकी वजह से जब हम फ्रैक्चर जो लेग है उसमें जो हम प्लास्टर करते हैं, जब हम प्लास्टर को खोलते हैं, तो वो टाइम जब प्लास्टर को खोलते हैं 6 वीक या जितने टाइम बाद, तो उस टाइम पे मसल हम देखेंगे, जो मसल है वो एकदम पतला हो जाता है, थिन ड्यू टू मसल एट्रोफी, मसल की जो साइज है वो डिक्रीज हो जाती है उसकी वजह से। फिर आता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी इज इंक्रीज इन द साइज। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि हमारे साइज, इंडिविजुअल सेल्स में साइज बढ़ जाती है, कॉजिंग एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन। एट्रोफी में क्या था कि सेल्स की साइज डिक्रीज हो जाती है। हाइपरट्रॉफी में क्या है कि सेल्स की साइज इंक्रीज हो जाती है, राइट। हम उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हाइपर मतलब ज्यादा, एंड ट्रॉफी मतलब साइज, ज्यादा बड़ी साइज, राइट। ए ट्रॉफी, ए मतलब कम, और ट्रॉफी मतलब ए मतलब नो, और ट्रॉफी मतलब साइज कम हो जाना, राइट। देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इसमें सेल्स के नंबर नहीं बढ़ते, सिर्फ सेल्स के साइज बढ़ती है, राइट। सो हाइपरट्रॉफी के जो कॉजेज है वो दो टाइप के कॉजेज है, फिजियोलॉजिकल कॉजेज और पैथोलॉजिकल कॉजेज। फिजियोलॉजिकल कॉजेज में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, एनलार्ज साइज ऑफ यूट्रस, यूट्रस की साइज बढ़ जाती है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब यूट्रस की साइज बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फीटस अंदर होता है, तो फीटस धीरे धीरे जब डेवलप करता है तो वो यूट्रस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो प्रेशर क्रिएट करते हैं तो यूट्रस के जो सेल्स है उसके साइज इंक्रीज हो जाते हैं, राइट।
फिर आता है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में हम लोग कह सकते हैं कि हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल की जो साइज है वो बढ़ जाती है। कब? जब मिट्रल इनसफिशिएंसी होती है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन होता है, तब इसकी साइज बढ़ जाती है। फिर स्मूथ मसल में हाइपरट्रॉफी होती है। स्मूथ मसल में हाइपरट्रॉफी कब होती है? जब इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मस्कुलर आर्टरीज इन हाइपरटेंशन होती है, तब स्मूथ मसल में हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और हाइपर स्केलेटल मसल में हाइपरट्रॉफी कब होती है? जब जब कोई एथलीट्स है, वो एथलीट्स भागता है, एथलीट्स का मेन काम क्या होता है? तो उसको रोज भागना, तो वो क्या होता है कि उनका जो काम है वो रोज बढ़ता जाता है, रोज काम चलना फिरना होता है, तो उसकी वजह से जो सेल की जो साइज है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सेल को पता है मुझे रोज काम करना है, तो उसकी वजह से वो न्यूट्रिशन ज्यादा लेगा और वो सब लेके उसकी साइज बढ़ा देगा, राइट। फिर आते हैं हम हाइपरप्लेजिया। द नेक्स्ट इज हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या होता है कि हाइपरप्लेजिया इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स। हाइपरप्लेजिया मतलब सेल्स के जो नंबर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सेल्स पहले हाइपरट्रॉफी में क्या था? सेल्स की साइज बढ़ती थी। हाइपरप्लेजिया में क्या है? सेल्स के नंबर बढ़ते हैं। अभी सेल्स के नंबर बढ़ते हैं तो उसकी वजह से जो ऑर्गन है उसकी साइज, ऑर्गन या टिश्यू की साइज बढ़ जाती है, राइट। क्योंकि जो सेल्स है वो ज़्यादा माइटोसिस करता है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन और टिश्यू की साइज बढ़ जाती है, राइट। सो जो हाइपरप्लेजिया है वो उसकी जो कॉजेज है वो भी दो है, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया और पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। जो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है उसमें जो सबसे पहला है हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। जब हार्मोन्स, हमारे जो हार्मोनल सेल्स है वो जब हार्मोनल सेल्स की जब नंबर बढ़ते हैं तब हार्मोनल हाइपरप्लेजिया होता है। फिर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब कोई फीमेल, जब कोई गर्ल जब प्यूबर्टी में आती है, प्यूबर्टी में क्या होता है कि जब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करने शुरू करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं, राइट। सो उस टाइम पे जब कोई भी गर्ल या फीमेल, जब गर्ल प्यूबर्टी में आती है, प्यूबर्टल स्टेज में आती है, तो उस टाइम पे जो उसका ब्रेस्ट है उसमें एनलार्जमेंट होने लगते हैं। ब्रेस्ट के जो सेल्स है उसके नंबर बढ़ जाते हैं थ्रू माइटोसिस। कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया। फिर आता है लीवर रीजनरेशन आफ्टर पार्शियल हेपेटेक्टोमी। जब लीवर में सर्जरी के थ्रू हम लीवर के कुछ पार्ट को निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ डैमेज हुआ होता है। तो थोड़े टाइम बाद लीवर के जो सेल्स है वो वापस रीजनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लीवर है वो वापस अपना जो पहले जैसा था वैसा हो जाता है और ऑर्गन की साइज बढ़ जाती है। फिर है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में क्या आता है? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। जैसे जैसे हम लोग को पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड है वो मेल का पार्ट है। जब जब ओल्ड एज होती है तो मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसके सेल्स बढ़ जाते हैं, सेल्स में नंबर बढ़ जाती है। उसकी वजह से एक बिनाइन ट्यूमर जैसा कह सकते हैं कि जो सेल्स है वो उसकी साइज इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, वो एक स्पेसिफिक जगह पे होते हैं। बिनाइन मतलब वो एक स्पेसिफिक जगह पे होते हैं, वो पूरी बॉडी में नहीं जाती है, वो एक स्पेसिफिक जगह पे होती है। तो उसकी वजह से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट सेल्स है, उसके नंबर बढ़ा देता है, हद तक बढ़ा देता है कि उसको हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। फिर आता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। जब एंडोमेट्रियम की जो सेल्स है उसकी एंडोमेट्रियम की जो सेल्स है उसका नंबर बढ़ जाता है। कब? तो ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे सेल्स के जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है HPV इंड्यूस्ड वॉट फॉर्मेशन। वॉट, जब हमारे बॉडी में वॉट फॉर्मेशन होता है तब सेल्स के जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं, राइट।
फिर आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ये है कि जब कोई भी हमारे जो बॉडी में जो स्टेम सेल्स होता है, जब उसको स्टिम्युलस मिलता है तो स्टेम सेल्स क्या होता है, स्टेम सेल्स धीरे धीरे पहले क्या करता है, मैच्योर होता है। मैच्योर होता है तो फिर वो माइटोसिस के थ्रू, मैच्योर सेल जो है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है। हमें पता है एक माइटोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं। तो ऐसे ही अगर माइटोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा तो कितने हद तक सेल्स की जो नंबर है वो बढ़ जाता है, राइट। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जितना ज़्यादा माइटोसिस होगा उतना ज़्यादा सेल होगा। अगर अगर बहुत ज़्यादा सेल बढ़ रहे हैं तो उसमें ट्यूमर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी इसका एक क्लिनिकल कोरिलेशन ये है कि अगर जब हम लीवर को सर्जिकली रिमूव करते हैं तो उसका एक पार्ट, अगर कोई भी लीवर का पार्ट हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं तो फिर उसके बाद जो लीवर है वो अपने आप को क्या करेगा, लीवर के जो सेल्स है वो अपने आप को रीजनरेट करेंगे, जिससे लीवर फुल्ली फिर कंप्लीट हो जाता है। तो फिर लीवर की जो साइज है वो नॉर्मल हो जाती है और लीवर पहले जैसा फंक्शन करने लगता है, राइट। फिर आता है नेक्स्ट जो है वो है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया एक रिवर्सिबल रिप्लेसमेंट होती है। मेटाप्लेजिया एक टाइप है सेल्यूलर एडेप्टेशन का। उसमें क्या होता है कि मेटाप्लेजिया इज अ रिवर्सिबल रिप्लेसमेंट ऑफ वन मैच्योर सेल टाइप बाय अनदर मैच्योर सेल टाइप दैट इज बेटर एबल टू विथस्टैंड स्ट्रेस। मेटाप्लेजिया एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें एक मैच्योर सेल दूसरे मैच्योर सेल से रिप्लेस हो जाता है ताकि जो स्ट्रेस के सामने वो डट कर खड़ा रह सके, राइट। सो उसके जो कॉजेज है वो ये है, अ, उसके जो कॉजेज है वो है क्रोनिक इरिटेशन। जब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है तो क्या होता है कि सेल्स है वो अपनी सेल्स है वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जब स्क्वेमस और कॉलमनियर मेटाप्लेजिया हम बहुत बार देखते हैं, राइट। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया वो अभी बाद में इसका फ्लो चार्ट है कि मेटाप्लेजिया स्क्वेमस और कॉलमनार में होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाती हूँ। फिर आता है स्मोकिंग। जब कोई भी पर्सन स्मोक करता है तो उसकी वजह से जो उसके स्मोक की वजह से जो स्क्वेमस सेल्स जो जो सेल्स है ब्रोंकस में वो जो शूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सेल्स थे वो क्या होता है, फिर वो स्क्वेमस सेल में चेंज हो जाते हैं। स्क्वेमस सेल में अपने आप को इंटरचेंज कर लेता है। क्यों? क्योंकि जब कॉलमनर सेल की भी कैपेसिटी होती है कि वो कैपेसिटी के बाहर वो काम नहीं कर सकता, तो फिर हमें काम करवाने के लिए हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन चाहिए वो उसको पहुंचाने के लिए सेल्स जो ब्रोंकस है हमारी उसमें जो कॉलमनर सेल्स थे वो अभी स्क्वेमस सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर आता है विटामिन ए डेफिशिएंसी। जब विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है तब एक मैच्योर सेल दूसरे मैच्योर सेल में चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है कि स्क्वेमस मेटाप्लेजिया जो है वो वो चेंज हो जाता है। स्क्वेमस मेटाप्लेशिया देखने को मिलता है कॉलमनर की जगह पे। क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स। क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स में भी ऐसा देखने को मिलता है कि एक जो सेल है वो दूसरे सेल में चेंज हो जाता है। अभी उसका एक एग्जांपल दिया कि स्क्वेमस मेटाप्लेजिया मैंने बोला कि स्क्वेमस आ जाता है कॉलमनर सिलिएटेड कॉलमनर की जगह पे। वो हम लोग देखते हैं ज़्यादातर स्मोकर्स में। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उसमें जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है वो स्क्वेमस एपिथेलियम में चेंज हो जाता है। फिर आता है बरेट्स एसोफेगस। उसमें जो नॉर्मल होता है वो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो कॉलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाता है। और ये जो है वो हमें कब दिखती है, ज़्यादातर क्रॉनिक जीईआरडी में। क्रॉनिक जीईआरडी वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एसिडिटी का, राइट। फिर इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये है कि जब जब मेटाप्लेजिया बढ़ता है, मेटाप्लेजिया क्या करता है, डिस्प्लेजिया को बढ़ाता है। डिस्प्लेजिया मतलब डिसऑर्डर्ड
डिसऑर्डर सेल्यूलर डेवलपमेंट, सेल का जो डेवलपमेंट है उसके ऑर्डर को चेंज कर देता है। तो जितना ज़्यादा मेटाप्लेजिया होगा तो उतना ज़्यादा डिस्प्लेशिया होने के चांसेस बढ़ जाता है, और डिस्प्लेशिया और कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ़ द इरिटेटिंग स्टिमुलस परसिस्ट, अगर बहुत ज़्यादा तक स्टिमुलस रहा, बहुत टाइम तक स्टिमुलस रहा, तो मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेशिया और कैंसर की तरफ जा सकता है, राइट। और लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया जो है उसको, डिस्प्लेजिया इज अ डिसऑर्डर्ड ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ सेल्स with abnormal size, shape and arrangement. It is not a true adaptation but a pre-malignant change. डिस्प्लेजिया जो है, डिस्प्लेजिया वो एक डिसऑर्डर ग्रोथ, जो सेल है उसकी जो ग्रोथ का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर में वो ग्रोथ नहीं कर पाता। और जब देखो, हर एक हमारी लाइफ में हर एक चीज़ के एक ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब बच्चे होते हैं तो उसको हम स्टार्टिंग कहाँ से करवाते हैं, पहले जो उसको नर्सरी में बिठाते हैं, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, वैसे से स्टेप बाय स्टेप काम होना चाहिए। तो बच्चों का जो बेस है, जो हम लोग बोलते हैं कि जो पिलर्स है वो मजबूत हो गए, राइट। तो वैसे ही अ, अगर हम नर्स एलकेजी वाले बच्चों को 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स का सम देंगे तो वो क्या कर पाएगा? नहीं, राइट। सो हर एक चीज़ के अपने ऑर्डर वाइज होते हैं, ऑर्डर में होना चाहिए हर एक चीज़ को। तो वैसे ही अगर डिस्प्लेशिया में क्या होता है, डिसऑर्डर ग्रोथ, मतलब जो सेल्स है जिस ऑर्डर में उसको काम करना चाहिए, जिस ऑर्डर में उसको ग्रो होना चाहिए, वो उस ऑर्डर में ना ग्रो हो पा रहा है, ना ही मेच्योर हो पा रहा है। जिसकी वजह से जो सेल है उसकी साइज में चेंज आती है, शेप और अरेंजमेंट में चेंज आता है। इसको हम ट्रू एडेप्टेशन नहीं कह सकते, इट इज़ अ प्री मैलिग्नेंट चेंज, राइट। सो उसकी जो फीचर्स है, डिस्प्लेशिया के कुछ फीचर्स है, जैसे कि प्लीमॉर्फिज्म, hyperchromatic nuclei, increased chromatosis, loss of normal architecture, right? सो ये सब उसके हो गए फीचर। अभी इसका एक क्लिनिकल एग्जांपल है, सर्वाइकल डिस्प्लेजिया ड्यू टू एचपीवी। जो सर्विक्स के जो सेल्स है उसमें डिस्प्लेजिया हो जाता है, क्यों? क्योंकि एचपीवी के कारण। ऑरल डिस्प्लेजिया, हमारे जो ऑरल कैविटी, हमारे जो माउथ के अंदर जो ऑरल कैविटी होते हैं उसमें जो सेल्स है वो अपने जो सेल्स है उस वो अपनी साइज, ग्रोथ, वो और मैचुरेशन में प्रॉब्लम करवा सकता है, मतलब डिसऑर्डर्ड ग्रोथ हो जाता है उसमें। क्यों? क्योंकि जो लोग ये कब होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टॉबैको कंज्यूम करते हैं, जो लोग टॉबैको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसमें ऑरल डिस्प्लेजिया ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है? तो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस इसका ये है कि माइल्ड डिस्प्लेशिया इज रिवर्सिबल इफ द कॉज इज रिमूव। माइल्ड डिस्प्लेशिया, जो डिस्प्लेशिया बहुत माइल्ड हो, बहुत कम हो, तो क्या हो सकता है उसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं अगर जो स्टिमुलस है उसको रिमूव कर दिया जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिस्प्लेशिया, सीवियर डिस्प्लेशिया है, तो वो क्या कर सकता है, कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है, और अगर उससे भी ज़्यादा हुआ तो कैंसर हो सकता है, राइट। अभी हमने जो पूरा जो आज के लेक्चर में समझा है उसको हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, राइट। सबसे पहला सेल्यूलर एडेप्टेशन। सेल्यूलर एडेप्टेशन में क्या होता है कि सेल्स अपने आप को अडेप्ट करने की ट्राई करता है, कोई भी स्ट्रेस में, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर की, एनवायरमेंट में डिस्टर्बेंस होने की वजह से सेल अपने आप को अडेप्ट करने की ट्राई करता है। अगर जो स्ट्रेस है वो माइल्ड होगा तो सेल अडेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा सीवियर और प्रोलॉन्ग रहेगा तो सेल इंजरी और सेल डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं। और जो सेल एडेप्टेशंस है उसके मेनली 5 टाइप्स है, बट ट्रू एडेप्टेशन की 4 है। जो पांचवा जो डिस्प्लेजिया है वो प्री मैलिग्नेंट है, वो उसको हम ट्रू एडेप्टेशन नहीं कह सकते। और ये जो टाइप्स है उसको याद रखने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है, AHHMD, A H2MD। A stands for atrophy, H stands for hypertrophy, H stands for hyperplasia, M stands for metaplasia and D stands for dysplasia। एट्रोफी में क्या होता है, सेल की साइज डिक्रीज होती है। हाइपरट्रोफी में सेल्स की साइज इंक्रीज होती है। हाइपरप्लेजिया में सेल्स के नंबर बढ़ जाते हैं। मेटाप्लेजिया में एक मैच्योर सेल्स दूसरे मैच्योर सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है। डिस्प्लेजिया में डिसऑर्डर्ड ग्रोथ होता है, राइट। और आई होप कि आप सब लोगों को सारे टॉपिक्स जो मैंने आज समझाए वो समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो डाउट।
Yeah, that's it. I hope you like the video. Thank you so much. Thank you.